सही है। तो जब हमने रिएक्ट स्टार्ट की, बस रिएक्ट की कुछ बातें याद रख लें कि रिएक्ट एक क्या है, लाइब्रेरी है। और किस चीज़ की लाइब्रेरी है? फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फ्रंट एंड लाइब्रेरी है और किस में लिखी हुई है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड के लिए है और जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? डेटा की कंजप्शन या डेटा हैंडलिंग। ठीक है। अब रिएक्ट को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिएक्ट में लिखने के लिए हमने क्या बोला था कि रिएक्ट किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है? नहीं, लिखना है तो मैं क्या लिखते थे? कंपोनेंट्स। रिएक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? कंपोनेंट्स। और मैंने कंपोनेंट के बारे में कल एक बात बताई थी कि कंपोनेंट कुछ भी नहीं होता, बस क्या होता है? फंक्शन। लेकिन उसमें खास बात क्या होती है? उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट फंक्शन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पे ये क्या चीज है? HTML। और जावास्क्रिप्ट में HTML होती है? नहीं। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड के लिए है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। उसका जो यूज है, जो काम है, वो है डेटा मैनेजमेंट। वो डेटा को संभालती है। उसकी मेन चीज क्या है रिएक्ट की? उसका कंपोनेंट। और कंपोनेंट सिंपल क्या है? फंक्शन। उसका पहला लेटर कैपिटल। दूसरा आपको फंक्शन में क्या दिखेगा? HTML, जो कि एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। अब फंक्शन तक तो बात समझ आ रही है, सिंपल फंक्शन है। हम जावास्क्रिप्ट में, अगर आपको याद हो, आपको पता है कि फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन लिखा जा सकता है। तो अगर आपको ये याद हो तो मैं इधर अगर सिंपल इधर बना लूं फंक्शन ABC, तो ये भी एक प्रॉपर क्या है? फंक्शन है। और हमें दिख रहा है कि इसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है? इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जिस फाइल के अंदर होता है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ये बेसिकली आपको दिखाता है कि ये क्या है? फंक्शन, कंपोनेंट है। कंपोनेंट में एक और खास बात होती है कि उसके आखिर में क्या लिखा हुआ होता है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, अब इसका थोड़ा मतलब आपको बताते हैं। आपने index.js में ये लाइन पढ़ी थी? ये क्या करती थी? फाइल को इंपोर्ट करती थी। अब आपने सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम के बारे में तो सुना होगा। अब चाइना से एक माल एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान उसको इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि इंपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट होना जरूरी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि कहीं से एक्सपोर्ट नहीं हुआ और आपकी बंदरगाह पे कोई इंपोर्ट हो जाए। भाई वो आसमान से तो नहीं आएगा ना। तो बिल्कुल वही है कि यहाँ पर जो मैंने इस ऐप को इंपोर्ट किया है। अच्छा, आप मजे की बात देखेंगे, ये ऐप बेसिकली क्या है? वो कंपोनेंट है, लेकिन ये बेसिकली उस फंक्शन का नाम है। या आप इसको गौर करें, यहाँ पे देखें इसका नाम क्या है? ऐप। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिकली हम इस फंक्शन को, यानी कि बेसिकली कंपोनेंट है, मैं फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आपने ज्यादा देखे। तो ये जो कंपोनेंट है या जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। और किस फाइल में से? ऐप की फाइल में से। अब जाहिर सी बात है ये वहां पे इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक्सपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट के आगे डिफॉल्ट क्यों लिखते हैं, इसको हम थोड़ा आगे जाके बताएंगे। क्योंकि अगर मैंने डिफॉल्ट बताना शुरू किया तो आप बाकी सारी चीजें भूल जाओगे। तो सिंपल बस याद रखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। उसके बाद क्या लिखना होता है? डिफॉल्ट। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कंपोनेंट का नाम। ये जो ये वाला, यानी कि आप उसको बता रहे हो जावास्क्रिप्ट को कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है? ऐप को एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ पे आपने सेम चीज यहाँ पे क्या कर ली? इंपोर्ट कर ली। तो एक जगह से आपने एक्सपोर्ट किया, दूसरी जगह से आपने इंपोर्ट किया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब कंपोनेंट्स की एक खास बात है, जो कि बेसिकली कंपोनेंट्स की खास बात नहीं है। ये बात तो आपने फंक्शन में भी देखी होगी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर पास हो सकता है। ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, जिसको हम कॉल बैक फंक्शंस कहते थे। मैंने आपको कहा था, आप एक फंक्शन, जो मेन फंक्शन मैंने बनाया था, मैं उसमें 5 फंक्शन भी चला दूं, मेरी मर्जी है। इसका मतलब है कि वो मेन वाला फंक्शन में चलाऊंगा तो उसके चलाने से वो 5 फंक्शन एक साथ चल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन के चाइल्ड फंक्शंस हो सकते हैं।
उस चाइल्ड फंक्शन का एक और जो चाइल्ड बन सकता है। तो मतलब एक ग्रैंड पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ये वाला, अब ये किसका चाइल्ड है, एबीसी ऐप का। तो मतलब एक कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट हो सकता है, इसको हम कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। जैसे आपका असल जिंदगी में भी एक हायरार्की होती है, आपने देखा है वो एक फैमिली ट्री होता है, एक फैमिली ट्री होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कंपोनेंट का भी एक फैमिली ट्री बनता है। और इस कंपोनेंट का स्टार्ट बेसिकली कौन है? बेसिकली index.js इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जिस कंपोनेंट का नाम होता है ये आपका सबसे पहला पेरेंट है। इस वक्त आपका पेरेंट कौन है? ऐप। और ये हमेशा यही रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप जब भी आपने याद किया, याद है कि npx जब हमने स्टार्ट किया था तो app.js उसके साथ बन के आया था। तो जो पहला पेरेंट होता है उसका नाम क्या है? ऐप। और आप इसको ज्यादा नहीं छेड़ते, ये ऐसा ही रहता है। ये इसका मतलब है कि ये जो app.js है ये हमारा पहला कंपोनेंट है, हमारी रिएक्ट ऐप का पहला कंपोनेंट है। क्योंकि ये हमारा पहला कंपोनेंट है तो हम कुछ और कंपोनेंट बना के देखते हैं कि उनको कैसे चलाना है और क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, याद है मैंने बोला था आपका ज्यादा काम किस में होगा? SRC। तो अब आप SRC में आते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बुक। हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? बुक। तो जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो क्या होगा? JS। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप इसमें JS लिखेंगे तो वो HTML का टैग नहीं बनाने देता, तो आप इसके साथ क्या लिखते हैं? X। तो इसका क्या बन गया? और JSX क्या चीज थी? एक ऐसी जावास्क्रिप्ट जिसमें हम क्या लिख सकते हैं? HTML। तो हमने एंटर किया तो हमारी एक खाली फाइल है। अब आपको पता है आप पहले क्या लिखेंगे? एक आपने फंक्शन लिखा, अब आपने लिखा बुक। आपने नोट किया मैंने B कैपिटल किया है, तो मुझे पता है ये क्या चीज़ है? कंपोनेंट है। तो मैंने बुक लिखा। अब आगे तो ये सिंपल फंक्शन की तरह राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये सिंपल क्या है? एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन ये हम इसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट। क्योंकि ये एक तो रिएक्ट के अंदर है, दूसरा इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। अब ये जो कंपोनेंट बना, इसमें एक चीज अब मिसिंग है जो आपको कंपोनेंट में हमेशा दिखती है, और वो क्या चीज है? रिटर्न। ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। दिस इज अ बुक। अब इसमें एक और चीज मिसिंग है कि हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आगे क्या लिखना पड़ेगा? बुक। मेरा कंपोनेंट बन चुका है, इस कंपोनेंट को मैंने क्या करा लिया? एक्सपोर्ट। अब मैं चाहता हूं ये कहां दिखे? ऐप के अंदर। कहां दिखे? एक ऐप एक कंपोनेंट है, मुझे इसको ऐप के अंदर दिखाना है। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, फर्ज करेंगे ये आपकी वेबसाइट है पूरी। अब ये जो पूरी वेबसाइट है ये एक मेन कंपोनेंट के अंदर होगी, और वो मेन कंपोनेंट हमारे केस में कौन है? ऐप। तो ऐप मैंने पूरी वेबसाइट का कंपोनेंट बनाया। अब समझ लें एक बुक एक कंपोनेंट है, छोटा सा, फर्ज करें ये लोगो है। अब मैंने वो छोटा सा कंपोनेंट बनाया, मैं चाहता हूँ कि वो इस बड़े वाले कंपोनेंट के अंदर जाए। तो अब ये वाला काम हम करने जा रहे हैं। तो हमने वो कंपोनेंट बना लिया है book.js। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वहां से वो एक्सपोर्ट हुआ यहाँ पे वो, क्योंकि अगर मैं इधर आके मैं लिख दूंगा बुक, अब जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता ना कि बुक क्या है, ना यहाँ पे वेरिएबल है किसी बुक के नाम का, ना इधर कोई फंक्शन है बुक के नाम का, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। तो हमें इसको बताना है कि भाई बुक एक कंपोनेंट है जो मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, बुक फ्रॉम। आपने पाथ पढ़ा था लास्ट टाइम, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब है? इसी फोल्डर में। तो हमने कंट्रोल दबा के स्पेस दबाई, तो अब वो मुझे बता रहे हैं कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। इसमें book.js पड़ा है, index.js पड़ा है और app.js पड़ा है। तो मैंने book.js से मुझे उठाना है बुक, तो मैंने एंटर किया। अच्छा यहाँ पे एक आप नोट करेंगे कि ये इसका कलर थोड़ा डार्क है, इसका कलर थोड़ा लाइट है। इसकी वजह ये है कि VS कोड आपको बता रहे हैं, ये VS कोड का कमाल है। ये आपको बता रहे हैं कि इसको आपने इंपोर्ट करा लिया है, लेकिन अभी तक आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। जब आप इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपको लाइट शो कराता है, ताकि आपको याद रहे कि इसको कहीं पे यूज़ भी करना है। अब मसला ये है कि मुझे इसको यूज़ कैसे करना है। एक काम करता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, इस आईडी को मिटाता हूँ। अब
ये जो ऐप का कंपोनेंट है ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक div रिटर्न कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो आपको समझाने के लिए बोला था। सबसे पहले HTML तो सबको याद है ना, div के अंदर एक और div हो सकता है। इस div में मैंने लिखा this is app.js, मैंने एक और div बनाया। अब इस div के अंदर और भी HTML कंपोनेंट हो सकते हैं, सही है। इसके अंदर मैं एक HTML कंपोनेंट दे रहा हूं, किस नाम का? बुक के नाम का। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, बुक तो एक कंपोनेंट था, और कंपोनेंट किसकी तरह दिखता है? फंक्शन की तरह। हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि जब फंक्शन चलाना होता है तो हम उसको ऐसे चलाते हैं कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और सामने क्या बनाते हैं? पैरेंथेसिस, तो वो फंक्शन चल जाता है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने प्रॉपर एक HTML का टैग बना दिया है, उसमें नाम क्या रख दिया उसका? बुक। और आप एक मजे की बात देखिए कि ये इसका कलर भी डार्क हो गया है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? रिएक्ट में ये काम ऐसे ही होता है, जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शन चलता है। फंक्शन को चलाने के लिए आपका उसको क्या बनाना पड़ता है? टैग, एक HTML का टैग। आप ये HTML का टैग कहाँ भी जहां भी लगाएंगे वो कंपोनेंट वहां पे लग जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि जब आपने ये चीज ऐसे लगाई तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे लग गया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे लगा नहीं लगा? book.js में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और ये इधर क्या लिखा हुआ है? दिस इज app.js। तो app.js के नीचे मुझे क्या नजर आना चाहिए? दिस इज बुक। तो हम जाते हैं और इसको चलाते हैं अपनी ऐप को। इस ऐप को चलाने के लिए, यानी कि इस रिएक्ट को चलाने के लिए मुझे कौन सी कमांड चलानी है? npm start। एक खास ख्याल रखें, npm start में कहाँ चला रहा हूँ? इस फोल्डर के अंदर। किस फोल्डर के अंदर? बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। जिस फोल्डर के अंदर ये package.json पड़ी हुई होती है। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पर ये अपना कंट्रोलर खोलेंगे तो आप देखेंगे क्या दिखा रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं। आप webdev3 का एक फोल्डर है, उसके अंदर react का एक फोल्डर है, इसके अंदर कौन सा फोल्डर है? आप उसके अंदर खड़े हुए। तो आपको ये चीज चेक करना लाजमी है कि जहाँ पे package.json है आपको वहाँ पे npm start चलाना है। बात समझ आ रही है? तो ये काम आप इधर भी कर सकते थे, VS कोड के अंदर भी, क्योंकि आपको पता है कि आप जब इसको, जो बच्चे न्यू है बेसिकली उनको बता रहा, जो पुराने हैं उनको तो ये बात पता ही है। जो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हैं, जो सामने बना हुआ है गोल क्रॉस, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका कमांड पैलेट खोल देता है। ये क्या चीज़ है? कमांड पैलेट, या इसको CMD भी कहते हैं, विंडोज में इसको CMD कहते हैं, और यहाँ इसको VS कोड क्या कहता है? टर्मिनल कहता है। टर्मिनल बेसिकली लिनक्स की कमांड है, तो ये इसको टर्मिनल कहता है। तो npm start से इसी हमें से चलेगी। अब आप ये यहाँ पे लिखें, आपकी मर्जी है, या आप यहाँ पे जैसे आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलना आता है, या आप यहाँ पे लिखें npm start, बात एक ही है। लेकिन मैं इसको चलाता हूँ VS कोड के अंदर से क्योंकि वो मेरे लिए आसान है। मैंने एंटर मारा, अब ये इसको चलाना शुरू हो चुका है। ये चलाने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो हम देखते हैं। ये आपके प्रोसेसर पर थोड़ा डिपेंड करता है, आपका जितना प्रोसेसर फास्टर होगा उतना जल्दी ये चलाता है। तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब अगर आप देखें तो पहले क्या आ रहा है? उसके नीचे क्या आ रहा है? दिस इज अ बुक। हालांकि ये पूरा क्या है? ये पूरा कंपोनेंट कौन सा वाला है? ऐप वाला कंपोनेंट है। ये पूरा ऐप का कंपोनेंट है। उस ऐप के कंपोनेंट में पहले क्या लिखा हुआ था? दिस इज app.js, और उसके नीचे दिस इज अ बुक। ये वो कंपोनेंट क्योंकि हमने app.js के अंदर इंपोर्ट करा के चलाया है। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? बुक, एक बुक का टैग बनाया। लेकिन अगर हम इधर आते हैं,
यहाँ पे जरा देखें तो ये div है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो बुक वाला टैग गायब हो गया है। तो जब आप कंपोनेंट इंपोर्ट करवाते हैं या एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर चलाते हैं, तो जब ये रिएक्ट चलता है तो वो आके चेक करता है, वो हर कंपोनेंट को पढ़ता है। याद है जब हम इसको npm स्टार्ट करते हैं थोड़ा टाइम लेता है चलाने में, ये बेसिकली यही कर रहा होता है। ये पहले सबसे पहले आपके मेन वाले कंपोनेंट में जाएगा, फैमिली ट्री याद है, ये सबसे पहले ऊपर वाले कंपोनेंट में जाएगा जो कि आपका कौन सा है, app.js में जाके चेक करेगा कि भाई मुझे चलाना क्या है। app.js में वो आया, समझते हैं जरा वो कैसे चला। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब वो app.js में आएगा, देखेगा अच्छा कंपोनेंट है ऐप के नाम का, ये रहा, मुझे इसको चलाना है। चलाने के लिए डायरेक्ट किसमें जाता है, रिटर्न में गया, अच्छा एक div बनाना है, उसने div बना दिया। उसके बाद एक और div बनाना है, उसके अंदर क्या लिखना है, दिस इज app.js, उसने ये भी div बना के इसके अंदर app.js रख दिया। उसके बाद उसने बोला कि एक और div बनाना है, बना लिया। अब जब वो इस div के अंदर आया तो उसको क्या मिला, बुक। अगर आप खुद सोचेंगे बुक कोई भी HTML का टैग नहीं है, सही है, लेकिन जब उसने बुक को पढ़ा तो उसने बोला कि ये बुक तो एक और कंपोनेंट है जो कि ऊपर से इंपोर्ट हुआ है। फिर इसको चलाने के लिए उसने बोला कि इस कंपोनेंट में लिखा हुआ क्या है, तो इस कंपोनेंट में आया, उसने इस सब को कॉपी किया, यहाँ से इधर से उसने कॉपी किया इसको, और इधर पूरी जगह पे जहाँ पे बुक लिखा हुआ था उसने उसको पेस्ट कर दिया। उसने पेस्ट करके फिर आपको रिजल्ट दिखा दिया। बात समझ आ रही है? तो वो बेसिकली जब आप कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करते हैं तो वो वाला कंपोनेंट बेसिकली कॉपी पेस्ट करके लाके ये वहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो ये इस तरीके से आपका कंपोनेंट शो होता है। अब कंपोनेंट चलाने का एक और तरीका है, ये हम हटाते हैं, दोबारा से बुक आ गया। ज़रूरी नहीं कि आप ये, अच्छा आपने HTML में पढ़ा था कि दो तरह के टैग्स होते हैं, एक वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक आपका सिंपल नॉर्मल HTML टैग होता है। जो नॉर्मल HTML टैग होता है उसके अंदर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, सही है। और जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसके बजाय अंदर क्या लगा हुआ होता है, /। ये बेसिकली आपको बताता है कि ये कौन किस किस्म का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग। इस तरीके से मुझे आप बता सकते हैं HTML और कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग है? इनपुट टैग बहुत एक पॉपुलर एग्जांपल है। तो इनपुट टैग जब मैंने लिखा, BR भी है, इनपुट टैग आपने लिखा तो देखा आपने इसने ऑटोमेटिकली // लगा दिया, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की सिंटैक्स है, उसका पहचान। तो जब आपको कंपोनेंट चलाना है तो जरूरी नहीं कि आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखें, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, // एक इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू भी आप काम करा सकते हैं। अभी आप जाएंगे, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि ये ऑटोमेटिकली रीलोड कर देता है। आप यहाँ पे आए तो आपका दिस इज बुक अभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी एक तरीका है। अब एक और मसला है, मसला नहीं है बल्कि आप पढ़ रहे हैं, स्लो आप भी पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें, उसको हम थोड़ा रिपीट भी करते रहेंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब HTML में आपको पता है कि HTML में ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक और div बना सकता हूँ, HTML में पॉसिबल है। लेकिन अच्छा ये वाले पहले इसको हटा दें, कोई मुझे बताएगा ये वाला मैंने पैरेंथेसिस क्यों मारा है? जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको लाजमी पता होगा, जिन्होंने JS मुझसे पढ़ी है, जिन्होंने JS मुझसे नहीं पढ़ी, क्या आप लोगों को पता है कि ये पैरेंथेसिस क्यों होता है, रिटर्न के आगे पैरेंथेसिस। अच्छा आप लोगों को ये तो पता है कि फंक्शन रिटर्न करता है, फंक्शन जो रिटर्न करता है उसके आगे ये पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं, ये पता है? क्या इसके बगैर काम हो सकता है? फंक्शन बेसिक जो है, अगर आप देखें यहाँ पे दोबारा से वो आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट आ जाती है दोबारा बार, ये थोड़ी बहुत आती रहेगी, क्योंकि जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये थोड़ा बहुत आएगा। जब हम कंसोल में गए, जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है, ये बात आप नोट करें। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो कंपोनेंट है वो हमेशा रिटर्न करेगा, हमेशा। रिटर्न के बगैर कंपोनेंट पूरा नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों सूरत में वो फंक्शन होता है। फर्स्ट मैंने रिटर्न किया, मैंने
हेलो, मैंने पैरेंथेसिस लगाए? पैरेंथेसिस मैंने नहीं लगाए। तो मैंने इसको चलाया, मैंने कहा ABC। अब देखिए फंक्शन चलाने का जावास्क्रिप्ट में ये तरीका है। तो मैंने एंटर किया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? हेलो। तो मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, फिर भी उसने ये काम बड़े आराम से कर दिया। लेकिन मसला तब फंसता है जब मैं सेम फंक्शन दोबारा लिखूं और यहां पे मैं लिखूं sum it is equals to 2 plus 2 और नीचे जाके मैं लिखूं कि sum -3। कोई सेंस है इस बात की? पता हो रहा है क्या हो रहा है? 4 - 3 1 आएगा। आंसर का क्या आएगा? पक्की वाला बनाएगा। यस सर। क्या हुआ है? दूसरी लाइन नहीं देख रहा। नहीं, जब आप रिटर्न कराते हैं बगैर पैरेंथेसिस के, सही है, जब आप रिटर्न कराते हैं बगैर पैरेंथेसिस के तो रिटर्न हमेशा अपने सामने वाली लाइन को देखता है, बाकी लाइन को वो नहीं देखता। लेकिन अगर आप इस कोड को देखें, इसी कोड को देखें, अभी इतना बड़ा कोड है, सही है, मल्टी लाइन कोड है, बहुत सारी लाइनें हैं इसमें। पहली लाइन ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 लाइनें। अब 6 लाइनें मैं क्या एक लाइन में लिखूं? ये तो एक तरह से पागलपन है। इतना बड़ा HTML का कोड हो सकता है तो मैं एक लाइन में तो नहीं लिख सकता। मुझे इसको ये बताना है रिटर्न को कि ये सारा जो HTML का यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड है, ये सब मुझे रिटर्न करना है। उसके लिए हम इसको क्या लगा देते हैं? पैरेंथेसिस। ये बताने के लिए कि रिटर्न कराना है, लेकिन क्या कराना है? यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक जाओ कंप्लीटली। बात समझ आ रही है? जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था JS तो मैंने कहा था कि पैरेंथेसिस हमेशा लगा लिया करो फॉर सेफ्टी, भले एक लाइन हो ना हो, क्योंकि एक लाइन होगी तो भी वो चलेगा, मल्टी लाइन होगी तो भी वो चल जाएगा, सही है। अब HTML में हम देखते थे कि अगर हम HTML पढ़ रहे होते तो मैं आपको अगर यहाँ पे कहता कि यहाँ पे div लगाओ तो ये काम सही था, div लग सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि VS कोड आपको क्या बता रहा है? एरर है, उसने पूरा लाल लाल कर दिया। तो अब ये एरर क्या है? जब हम लोगों ने इस पर क्लिक रखी, अब आप एरर समझना भी सीखेंगे। एरर कैसे आपको पता लगता है कि एरर क्या हुआ है? जब मैंने इस रेड लाइन पे हमने अपना पॉइंटर रखा तो वो क्या बता रहे हैं? JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव 1 पैरेंट। वो आपसे क्या बोल रहा है कि जो आपका JSX है, अच्छा वो इसको HTML नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है? JSX, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में HTML हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसको पता है, उसको समझ में ही नहीं आ रही कि HTML है नहीं है, तो वो उसको क्या कह रहा है? JSX। वो कह रहा है कि JSX का एक पैरेंट होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आप रिटर्न कराते हैं, सही है, जब भी आप रिटर्न कराते हैं तो आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि इन सब का पेरेंट एक होना चाहिए। अब कि पहले एरर नहीं था, अब एरर क्यों है? क्योंकि पहले इन सब का एक ही div था, सही है। इसका मैं इस पूरा दूसरे वाले div को हटा देता हूं तो एरर दोबारा से सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही div है जो रिटर्न एक ही div कर रहा है और बाकी सारा जो मवाद है वो इस div के अंदर है। इस div के अंदर 2 div हैं, वो हो सकते हैं। इस div के अंदर 50 div भी हो सकते हैं, 100 div भी हो सकते हैं, लेकिन ये पहला वाला एक पैरेंट div एक ही होगा। अब फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें नहीं मेरी जिद है, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो div तो चाहिए ही चाहिए, तो ये क्या है? ये बोलेगा भाई तुम्हें इजाजत नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सबसे ऊपर ऊपर एक और div बना सकता हूँ, सही है। बेसिकली वो एरर आया हुआ है, इस वजह से वही हरकतें कर रहा है। और मैं इधर div बना सकता हूँ और मैं सारे कोड को कॉपी करूंगा, यानी कि दोनों divs को मैं कॉपी करके मैं इनके बीच में रख दूंगा तो मेरा एरर खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने अब क्या बना दिया? एक div बना दिया। अब आपको पता कैसे चलता है कि सबसे पेरेंट वाला div कौन है? जो सबसे पहला div हो उसका यहाँ पे अगर आप एरर रखेंगे तो ये आपको नजर आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इसको बंद कर देता है।
तो आपको पता चलेगा अच्छा ये एक पेरेंट डिव है, तो आपको पता लगेगा कि आपने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की। अभी आपको लग रहा है कि ये हम गलती कैसे कर सकते हैं कि जब पता है कि एक ही डिव होगा तो हम ये तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब डिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा पेरेंट किसका है। सही, तो आपको ये वाला काम करके चेक करना होता है कि कहीं मैंने मल्टीपल डिव्स तो नहीं डाल दिए। सर ये क्लासेस भी दे सकते हो? क्या क्लासेस दे सकते हैं, वो उस पर आते हैं। सही, इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्ज करें कि आप कह रहे हैं कि मुझे डिव नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिव लगाने का मतलब समझें कि डिव लगाने का क्या मकसद है। डिव किस टाइप का एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब फर्ज करें कि मैंने, फिर से इसकी एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें मेरा कंपोनेंट ये है क्रिएट का बटन। अब अगर ये क्रिएट का बटन मैंने एक डिव के अंदर रखा तो वो तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की पहचान क्या होती है? वो हमेशा क्या लेता है? न्यू लाइन लेता है। इसका मतलब है कि वो ये बटन उतर के नीचे चला जाएगा। इसने तो मेरी पूरी यूआई खराब कर दी, पूरा मेरा डिजाइन खराब कर दिया। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपको डिव में रैप नहीं करना, आप कहते हैं भाई मेरा कबाड़ा हो जाएगा, मुझे डिव नहीं चाहिए। अब आपको JSX फोर्स कर रहा है कि नहीं, एक पेरेंट एलिमेंट तो होना लाजमी है। सही है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्पैन यूज कर लें, क्योंकि स्पैन किस टाइप का एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। या रिएक्ट आपको एक और ख़ास टैग देता है जो आपको HTML में नहीं होता, और ये कौन सा टैग होता है? ये एम्प्टी टैग होता है, इसका कोई नाम नहीं है। और आप सारा का सारा जो अगेन मवाद है इसके अंदर रख सकते हैं। अब आप इसके अंदर दूसरे डिव बना लें, कोई मसला नहीं है, आपको कोई एरर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि अब ये पेरेंट बन गया है, ठीक है। ये इनलाइन टैग, ये आपके कोड को ब्रेक नहीं करता। इसका मकसद क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे हम बोलते हैं दिस इज सेकंड टैग, दिस इज सेकंड टैग। अब हम आते हैं index.js में, इस डिव को हटाते हैं हम लोग। ये सारा किस डिव के अंदर जाता है? रूट डिव के अंदर जाता है। ये आपका रूट डिव है, ठीक है। ये तो index.html में होता है, ये index.html में होता है, ये तो हमने नहीं बनाया है, बना हुआ होता है। अब हम इसके अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि ये वाला डिव और ये वाला डिव बिल्कुल दोनों बराबर में आ गए। हालांकि ये दोनों डिव किसके अंदर थे? इस खाली वाले टैग के। देख रहे हैं आपको? ये खाली वाला टैग आपको नहीं दिखा, और ये दोनों टैग बिल्कुल अलग अलग एक साथ डिव के अंदर चले गए। इसका मतलब है कि अगर आप ये यूज करेंगे तो इसका पेरेंट एलिमेंट नहीं नजर आएगा। जैसे कि अगर फर्ज करें मैं यूज कर लेता है स्पैन, तो मुझे इसका एंडिंग में भी क्या लगाना पड़ेगा? स्पैन। तो अब मैं चेक करता हूँ, और यहाँ पे अब मुझे क्या मिल गया? स्पैन। अब इस स्पैन के अंदर ये वाला डिव जिसके अंदर app.js और बुक है, और ये वाला डिव दोनों मिल गए। लेकिन अगर दोनों मैंने स्पैन मिटा दिया तो अब ये बाहर आ गए। सही है, तो ये एक टेक्निक है। अच्छा, इस चीज़ ये जो इसको हम थोड़ा खूबसूरत करते हैं ताकि नज़र आए कि ये खाली पेरेंट है, बाकी सारे उसके चाइल्ड है। अब इसको भी हम थोड़ा सा आगे करते हैं। सही है, इस चीज़ को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये रिएक्ट कहां से आया? ऊपर हमने इंपोर्ट किया है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये इसका या तो आप ऐसे लिखें, एक ही बात है। हम फिर से पीछे जाते हैं, देखें कोई फर्क नहीं आया। वो डिव रूट वाला है और इसके अंदर ये दोनों डिव वैसे के वैसे, क्योंकि ये एक ही चीज है। या तो आप इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें। ये बेसिकली शॉर्टकट है इस चीज का, ठीक है। बल्कि इसका सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्ट फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट होता है हिस्से को कहते हैं, तो रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं इसका नाम, क्योंकि हर टैग का नाम है। डिव, स्पैन,
अब जाहिर सी बात है, आपसे कोई पूछेगा कि जो डिव में एक एक्स्ट्रा में टैग मिलता है रिएक्ट में, उसको क्या कहते हैं, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे एम्प्टी टैग होता है, खाली टैग होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। आप बोलेंगे हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करते हैं एक पेरेंट एलिमेंट देने के लिए। अगर आप कोई डिव या स्पैन कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं देना चाहते, उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसने स्पैन और डिव पर कोई ना कोई CSS लगाई हुई है। ये बात याद है CSS की, ग्लोबल अगर डिव और स्पैन में कोई प्रॉपर्टी लगी हुई होती है तो आप पूरी वेबसाइट में कहीं भी डिव या स्पैन मारेंगे तो वो उस पर ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग हिट कर देता है। तो अब आप नहीं चाहते कि इन दोनों पे या तो रिएक्ट डिव या स्पैन हो, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, वरना आपके एरर अच्छे खासे भरना शुरू हो जाएंगे। क्या आप रिएक्ट फ्रैगमेंट में क्लास देंगे क्यों, जब उसकी एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, मतलब उसकी रियल लाइफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो तो है ही नहीं। अब एक चीज़ है ही नहीं, उसमें क्लास करेंगे क्या, नहीं होती। हम एक और चीज़ पे जाते हैं। अब हम आ रहे हैं JSX पे, ठीक है। तो HTML जब हम पढ़ रहे थे तो HTML में एक चीज़ होती थी, उसको हम कहते थे एट्रीब्यूट्स। सबको याद है एट्रीब्यूट्स क्या होते थे? तो क्लास एक एट्रीब्यूट है, ID एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है, ये सब आपने पढ़ा है। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, और कौन सा SRC, href, ये सारे क्या है, हाइट और विड्थ एक एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर HTML में एट्रीब्यूट थे तो ये भी तो HTML है, इसमें भी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्लास। अब मसला क्या है कि जो क्लास लफ्ज़ है वो जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है। याद है हम लोग जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं वो आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको यही रीज़न बताई थी, आप फॉर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली हैं, आपको कहता है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है। अब मसला क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो क्लास है वो एक कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे, लिखेंगे JS क्लास तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस का पूरा एक टॉपिक खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, क्लास। इसका मतलब आपको अभी ये समझने की जरूरत नहीं है क्लास क्या चीज़ है। मेन बताने का मकसद क्या है कि क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है। अब क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है तो आप उसको यहाँ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ये बेसिकली है क्या, ये JS की फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो अब जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का ही कीवर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो अब इसका मतलब है ये क्लास जब आप लिखेंगे तो ये तो एरर है, ठीक है, ये तो रॉन्ग है, आप ये नहीं करते। तो इन्होंने रिएक्ट वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसका हल क्या है, आप क्या लिखें, क्लास नेम। अच्छा ये कौन सी कन्वेंशन है, कैमल केस कन्वेंशन है। रिएक्ट में आप एक बात गौर करेंगे कि ज़्यादातर जो कन्वेंशन इस्तेमाल हुई है वो कौन सी है, कैमल केस है। तो उन्होंने कैमल केस कन्वेंशन का इस्तेमाल किया है और क्लास नेम इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्लास का मुतबादिल क्या है, क्लास नेम। तो हमने क्लास नेम लिखा, मैंने क्लास नेम लिखा कंटेनर, सही है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें डिफ नहीं क्या उसने लगा दिए, अच्छा गौर करें वहां पे हमने क्या लिखा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा, क्लास। क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट ने रिएक्ट को पढ़ा उसको पता था कि ये बेचारे ने क्लास ही देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इसको बोला है कि क्लास मत लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखना, क्लास नेम। तो जब ये HTML बना रहा था आपके कोड से तो उसने क्लास नेम को बदल के क्या कर दिया, क्लास। और यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नॉर्मल HTML जावास्क्रिप्ट करता है और CSS का काम करता है। तो आप इसमें क्लासेस भी दे सकते हैं, आप इसमें ID भी दे सकते हैं, यूनिक ID कुछ भी कर दें आप, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको ID भी मिल गई। अच्छा एक टैग होता है लेबल, किसी को पता है किसके लिए होता है, ये HTML फॉर्म में हमने पढ़ा था
HTML फॉर्म में हमने क्यों पढ़ा था कि जैसे लिखा हुआ है यूज़र नेम और उसके बाद में इनपुट बॉक्स बना हुआ है, तो जब हम यूज़र नेम पे भी क्लिक करें तो इनपुट बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? लेबल। लेकिन लेबल के साथ एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था कौन? फॉर। अब फॉर मसला क्या है? जावास्क्रिप्ट में फॉर क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप आप इस्तेमाल करते थे। तो उसकी जगह पे इसने क्या दिया हुआ है? HTML4। अब ये HTML का देखें, इसने कैपिटल दिया है। अगेन ये कौन सी केस है? कैमल केस। तो ये HTML4 है। अच्छा, एक और चीज़ हम नोट करते हैं ख़ास तौर पे HTML की फाइल्स में, कि बल्कि यहाँ पे बना लेते हैं abc.html। अब मैंने इधर बना ली HTML का, आपको पता है कोड ऐसे बन जाता है। अब यहाँ पे आके आप बना लें इनपुट। यहाँ पे इनपुट मुझे पता है कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग। लेकिन इनपुट में यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है नहीं, और ये कोड इस वक्त बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यही काम आप इसको कॉपी करके लाएं, आप जब यहाँ पे कॉपी करेंगे तो अब ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। अब ये पेरेंट एलिमेंट वाला एरर तो नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? रिएक्ट फ्रैगमेंट लगा हुआ है। फ्रैगमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब पेरेंट वाला तो एरर नहीं है। फिर किस चीज़ का एरर है? तो मैंने क्या कहा कि इसके पास आप यूं एरर रखेंगे तो आपको ये एरर बताएगा। क्या कह रहे हैं? JSX एलिमेंट इनपुट हैज नो करिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। बात समझिए क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो इनपुट का टैग आपने इस्तेमाल किया है उसका क्या नहीं है? क्लोजिंग टैग। लेकिन हम जानते हैं कि इनपुट का तो क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, लेकिन उसके पास एक क्या होता है? जैसे ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया इसका एरर खत्म हो। बात समझ आई? ये बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली रिएक्ट की, जावास्क्रिप्ट की कुछ मखसूस चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कि ये अगर आप रिएक्ट के में कोई जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अब HTML में इसकी आप लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, टैग चलता था। लेकिन रिएक्ट में ये चीज़ एरर देती है। रिएक्ट में पेरेंट एलिमेंट का होना लाजमी है। फिर रिएक्ट में कोई कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फंक्शन की तरह कॉल नहीं होता, बल्कि क्या यूज हो जाता है? HTML का टैग। और इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट होना लाजमी है, और अगर ये यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट होना लाजमी है। बात समझ आ रही है? अब ये कंपोनेंट का ये वाला जो सारा काम है, यहाँ पे जो कंपोनेंट का सारा काम है कि फंक्शन लिखना, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना। अब आप इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाओगे कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार आप नहीं कर सकते। तो एक्सटेंशंस तो आप सबको पता है। एक्सटेंशंस में आके आप क्या लिखें? रिएक्ट। जब आप रिएक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर वो बताता है ES7 प्लस रिएक्ट स्निपेट्स। क्या लिखता है? ये क्या बोल रहा है? स्निपेट्स। ES7 प्लस रिएक्ट स्निपेट्स। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे मैं जो यूज करता हूँ थोड़ा पुराना वर्जन है, वो ये वाला है। इधर तो अभी शो ही नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे इंस्टॉल में आ जाएगा वो। आई थिंक मेरे पास भी अपडेट हुआ है। चलें, ES7 ही है, आप यही यूज़ कर लें। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है? इंस्टॉल करना तो आप सबको आता है, लाइव सर्वर आप सबने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? आपने book.jsx की फाइल बनाई खाली, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? खाली फाइल बनाई, आपने लिखना है RFCE, सही है? RFCE
सी और आपने एंटर मार देना है, तो ये क्या बन जाएगा? रिएक्ट कंपोनेंट। ये ऊपर से नीचे तक सारा का सारा रिएक्ट कंपोनेंट खुद ब खुद लिख देता है। अब इसका मतलब समझ लें RFC का मतलब क्या है। तो R का मतलब है रिएक्ट, F का मतलब है फंक्शनल, C का मतलब है कंपोनेंट और E का मतलब है एक्सपोर्ट। तो रिएक्ट, फंक्शनल, कंपोनेंट, एक्सपोर्ट, मतलब आप इसको बता रहे हैं कि रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ और उसको क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो। जब आप उसको एंटर बनाएंगे तो ये सारा का सारा कंपोनेंट बना लेगा। अच्छा, ये कंपोनेंट का नाम कहाँ से लेकर आया हो? फाइल नेम से। वो देखता है कि आपकी फाइल नेम आपने क्या रखा है, उसका डिट्टो क्या बना देता है? कंपोनेंट का नाम बना देता है। तो ये आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान करेगा। तो जब भी नया कंपोनेंट बनाना है आपने, तो उसके नाम की फाइल बनानी है खाली और उसके अंदर क्या कर देना है? RFC आप करेंगे, एंटर मारेंगे, सारा का सारा कंपोनेंट तैयार। ठीक है। अब मज़े की बात है कि हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे वो क्या लिख के आ गया? बुक। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैंने RFCE किया तो उसने इसमें क्या लिख दिया? डिव लगा के बुक लगा दी। बात समझ आ रही है? अब एक और काम करते हैं, हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं और इसको देते हैं pages.jsx। इसको हम करते हैं RFCE किया, पेजेस का सारा कंपोनेंट बन गया। अब मैं बुक वाले कंपोनेंट में आता हूँ और इसमें मैं क्या इंपोर्ट कर लेता हूँ? पेजेस। ठीक है। वैसे ये इंडेक्स की फाइल डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो मैंने पेजेस का एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया, किस वाले कंपोनेंट में? बुक में। अब मुझे इसको पेजेस वाले कंपोनेंट को दिखाना है किसके अंदर? बुक में। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर क्या आ रहा है? पेरेंट एलिमेंट लगाना है। तो मैंने ये सारा कट किया और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो अब जरा गौर करें, पेजेस में कौन है? तो पेजेस बुक में है और बुक ऐप में। तो आपके पास देखें पहले क्या लिखा है? ऐप, उसके बाद बुक, उसके बाद जो मेन चल रहा है कंपोनेंट वो कौन है? ऐप में कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है? बुक में कौन दिख रहा है? पेजेस। तो हमने एक चेन बना दी, एक पेरेंट, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड। ठीक है। अब ये भी हम कर सकते हैं कि सिबलिंग्स भी बन सकते हैं। सही है। तो हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, person.jsx। अब इसके अंदर फिर से क्या करते हैं? RF एक फाइल में एक अकेला कंपोनेंट ही बना, नहीं, मल्टीपल बना सकते हैं। सही है। person.jsx। अब person.jsx में डायरेक्टली किस में आता हूँ? ऐप में। अब ऐप में मैं डायरेक्टली आया और मैं यहाँ पे मैंने इसको बोला कि क्या चीज़ इंपोर्ट कराओ? पर्सन। अब पर्सन को यहाँ पे यूज़ करने के लिए मुझे उसको इंपोर्ट कराना भी लाजमी है। तो फ्रॉम पर्सन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब जरा देखें मेन कंपोनेंट कौन है? app.js। इसके दो चाइल्ड हैं। पहला कौन है? दूसरा कौन है? पर्सन। ठीक है। अब बुक का चाइल्ड कौन है? पेजेस। तो आपने बेसिकली, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने कंपोनेंट्स बनाएं, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका सिबलिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है। सही। ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है कि आपको बनाना क्या है। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट को देखें और मुझसे पूछें कि इसमें कैसे हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, तो होता क्या है कि ये पूरा आपका ऐप है। ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले ना मेन पोर्शंस होते हैं वेबसाइट के, जो हमने बेसिकली बूटस्ट्रैप में भी देखा था। याद है हमने लाइंस और ब्रेकेट, वो एक स्क्वायर्स बनाए थे। सही है। ग्रिड में हमने ये चीज़ देखी थी। तो हमने वेबसाइट को ब्रेक डाउन किया था उसके सेक्शंस में। तो पहला सेक्शन कौन है? ये हेडर कह लें या नेविगेशन बार कह लें। उसके बाद ये कौन सा है? साइड बार। इसको क्या कहते हैं? कंटेंट या मेन कंपोनेंट। सही है। फिर फाइनली हम लोग जब बिल्कुल लास्ट में आते हैं तो फुटर होता है। खैर इसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मली फुटर होता है।
तो सबसे पहले फर्ज करेंगे यहाँ पे 4 कंपोनेंट बनने चाहिए थे। पहला कौन है? नेविगेशन या हेडर, साइड बार, मेन कंपोनेंट, फुटर। सही है, फुटर इसमें नहीं है लेकिन नॉर्मली होता है वेबसाइट में। तो 4 आपके क्या बन गए? मेन कंपोनेंट्स। अब उन मेन कंपोनेंट्स के भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स और हैं, जैसे कि हम पहले वाले कंपोनेंट पे आते हैं जो कि कौन सा है? हेडर। हेडर के अंदर ये वाला कंपोनेंट बन सकता है, ये वाला कंपोनेंट बन सकता है और ये वाला कंपोनेंट बन सकता है। अच्छा, मैं इन छोटे छोटे पीसेस में भी इनको क्यों ब्रेक डाउन कर रहा हूँ? क्योंकि जब अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुद एक पूरा का पूरा सिस्टम है। देख रहे हैं? इसी की तरीके से जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब ये कंपोनेंट है तो इसके अंदर और छोटे छोटे कंपोनेंट है, तो ये ऐसे ब्रेक डाउन होता जाता है। इसके बाद ये कंपोनेंट है, इसके बाद ये कंपोनेंट है, ये तो साइड बार है, ठीक है। और ये फाइनली सब मिलके किस कंपोनेंट के अंदर आते हैं? ऐप के। तो ये इस तरीके से रिएक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? आपने जस्ट रिएक्ट को थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, आपने कंपोनेंट्स बनाना सीखा है, ठीक है। और कंपोनेंट कैसे बनते हैं और चाइल्ड, पेरेंट, ये सारा इसमें आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब एक काम था CSS का। अभी तक हमने ये चीज़ नहीं देखी कि CSS कहाँ पे आएगा। ये बात समझ आ रही है? अब जैसे कि मैं आता हूँ, इस सबको बंद करता हूँ, सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स को। अच्छा, आपको एक मजे की बात है कि SRC में हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कचरा होता जाता है और सारे जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स के फोल्डर में मूव करते जाते हैं। क्योंकि जब आप SRC का फोल्डर खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? app.js और index.js। उसके ऊपर हमने क्या बना लिया है? कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के साथ आप एक और फोल्डर बना सकते हैं। वैसे तो CSS सबके साथ साथ चलती है, लेकिन चले यहाँ पे हम बना लेते हैं। SRC के अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम नाम देते हैं app.css। अब ये वाला जो है, दिस इज app.js, इसको मैं ID देता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या है? हेडर है। CSS सबको याद है? मैंने ID टारगेट की है हेडर की, और इसको मैंने कहा कि इसका कलर कर दो रेड, ठीक है। अब ज़रा पीछे आते हैं रिएक्ट में, तो क्या app.js रेड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम लोग CSS पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि HTML के अंदर CSS का लिंक देना लाजमी होता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर तो HTML है ही नहीं। वो कहाँ पे HTML? वो तो मेन फाइल है ना आपकी, जो आप काम कर रहे हैं SRC के अंदर, उसके अंदर कोई HTML की फाइल है? नहीं है। तो आप यहाँ पे बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे आप उसको बोलते हैं इंपोर्ट करो। किसको इंपोर्ट करो? app.css। अब पहले जाते हैं पीछे, इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। इसका मतलब CSS लग गई। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जब मैंने JS को इंपोर्ट करवाया था तो उधर app.js ही लिखा था, सिर्फ क्या लिखा था? ऐप। लेकिन जब मैंने app.css को इंपोर्ट कराया तो मैंने क्या लिखा? .css लिखना लाजमी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल में के अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंपोर्ट कराते हैं तो उसमें .js लगाना लाजमी नहीं है। लेकिन कोई और चीज़ कुछ भी आप इंपोर्ट कराएंगे तो उसका एक्सटेंशन देना लाजमी है। और आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर था इंपोर्ट पर्सन, इंपोर्ट बुक, इंपोर्ट ऐप, फ्रॉम। इधर कुछ भी फ्रॉम नहीं है, डायरेक्ट क्या है? इंपोर्ट। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर कोई फंक्शन थोड़ी है, कोई कंपोनेंट थोड़ी है, इसके अंदर डायरेक्टली क्या है? CSS है। तो हम सिंपल इस फाइल को क्या कर लेते हैं? इंपोर्ट। और आपका CSS बिल्कुल वैसा का वैसा काम करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आके और कर लेते हैं, इसको कहते हैं बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, और इसको कर लो वाइट। सही है। अब CSS तो खैर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है CSS कैसे होती है, क्या होता है, XYZ।
इसके साथ ही आप लोगों ने बूटस्ट्रैप भी पढ़ी थी तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपने देखी थी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमने एक कौन सी वैल्यूज यूज की थी, ये CDNs, सही है। प्रॉब्लम ये CDN कहाँ लगा है, ये CDNs आप लगा सकते हैं पब्लिक के अंदर। हमने क्या देखा था, index.html। आपको पता है कि जो CSS का लिंक है वो हमेशा किसके अंदर रहते हैं, हेड टैग के अंदर। लेकिन आप ख्याल करेंगे जो बूटस्ट्रैप है ना वो सबसे लास्ट में लाके दे। सबसे लास्ट में मुझे कैसे पता लगा, टाइटल सबसे लास्ट टैग है, उसके बाद ये हेड का टैग खत्म हो जाता है, तो मैंने सबसे लास्ट में, ताकि जो इसकी अपनी रिएक्ट की जो CSS एक्सट्रैक्ट चीजें हैं वो पहले हो, उसके बाद फाइनली कौन हो, बूटस्ट्रैप। तो लेकिन इधर एक और चीज होती है, JS बंडल भी होता है, सही है। अब ये मैंने कहाँ दिया, बिल्कुल बॉडी के नीचे यहाँ पे दे दिया। अब जरा इधर हम आते हैं, आपने एक बार नोट की कि ये थोड़ा आगे क्यों आ गया, बूटस्ट्रैप लगी, लेकिन क्यों, इसमें कौन सा टैग लगा जो आगे आ गया, कंटेनर। मैंने इसको क्लास दी हुई है, कौन सी, कंटेनर की क्लास दी हुई है। अगर हम इस हेडर पे आएंगे, ये दिस इज app.js लिखा हुआ है, आपको पता है कि जब मैं इधर क्लास नेम दूंगा, अब बूटस्ट्रैप की क्लास है display-1, सही है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। जब हम पीछे गए तो आपको दिख रहा है कि ये जो दिस इज app.js इसके अंदर CSS वो बूटस्ट्रैप लग चुकी है। तो बेसिकली आपने रिएक्ट के अंदर CSS भी लगा ली और बूटस्ट्रैप भी लगा ली। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताना था कि CSS बूटस्ट्रैप तो समझ लो गरीबी में आ गया, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े इसकी। तो app.js और CSS इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप का एक और मेथड है, सिर्फ ये मेथड नहीं है, उसका एक प्रॉपर पैकेज है, npm इंस्टॉल, याद है सबको। तो npm इंस्टॉल बेसिकली क्या होता है, वो कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकता है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का एक पूरा एक पैकेज है। तो आप देखेंगे कि इधर गेटिंग स्टार्टेड है, तो गेटिंग स्टार्टेड में उसने क्या बोला हुआ है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप दो पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, बूटस्ट्रैप भी और रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी। अब इसको यूज करने का तरीका वो देखें क्या कह रहा है, वो थोड़ा निराला है। अब वो बिल्कुल एक बटन को इंपोर्ट कर रहा है जैसे एक रिएक्ट का कंपोनेंट हो। देख रहे हैं, वैसे तो हम बूटस्ट्रैप में क्या करते थे, क्लास लगाते थे, वो बटन बन जाता था। बटन की वो क्लास याद है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बटन बनाया, कहाँ बनाया, इसको चलो हम बना लेते हैं बटन। वैल्यू में हम लिखते हैं बटन, तो ये आ गया ऊपर बटन। तो अगर आपको याद हो तो हम इसकी क्लास देते थे btn डैश प्राइमरी, सही है। तो वो क्या बन गया, बटन। अब ये बटन बनाने के लिए, लेकिन ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज है वो कह रहा है कि क्या इंपोर्ट करो, बटन, लेकिन एक कंपोनेंट की तरह, क्लास नहीं दो, क्या दो, कंपोनेंट। इसमें काफ़ी नई चीज़ है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली जो आपने बूटस्ट्रैप 5 पढ़ा था, आप उसको सिंपली अटैच करें और क्लासेस के थ्रू उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो चीज़ आपने देखी हुई है और करीबी भी है, तो वो आपको आसान होता है, काम दोनों में सेम ही होता है। आप ऐसे करें या वैसे करें, क्योंकि ये ज़्यादातर थोड़ी बहुत आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। बात समझ आ रही है? वरना आप इसको अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ करती है। अगर आप कंपोनेंट्स में आएंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे बूटस्ट्रैप 5 में होता है। बस यहाँ पे सिंपल फ़र्क क्या आ गया है कि ये कंपोनेंट्स है, ये देखें। अब वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट अलर्ट, वो इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर इस अलर्ट को एज अ कंपोनेंट यूज़ कर रहा है। बात समझ आ रही है?
खैर, तो ये कुछ ऐसा है। वैसे मैं इसको बोलूँगा कि अभी आप इसको फ़िलहाल छोड़ें, आप इसको फ़िलहाल ऐसे ही यूज़ करें। ऐसा आपको यहाँ पे ऐसी फीलिंग देगा कि जैसे आप सिंपल HTML CSS और बूटस्ट्रैप का काम कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो ये वाला ज़्यादा यूज़ करें फ़िलहाल, तो आपको ईजी होगा। तो हमने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, कंपोनेंट को एक दूसरी फाइल में बनाया, उस फाइल से हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट इस्तेमाल किया, फिर हमने एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट, फिर वो दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में यूज़ किया, ये कर लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमने सिस्टम समझ लिया, हमने CSS को इंपोर्ट करा लिया, ये रहा, सही है। अभी काम हो है इसमें एक और काम होता है इमेजेस का। इमेजेस अब हम यूज़ करते हैं, inline CSS में स्टाइल का एट्रीब्यूट रख सकते हैं या फिर कोई और लगेगा? लग सकता है। अब ये वाला टैग है, इसमें मैंने स्टाइल देना है। अब इसका थोड़ा तरीक़ेकार डिफरेंट है। अब ये स्टाइल में, अच्छा इसमें अब एक और ये साइंस है, थोड़ा ये जल्दी आ गया क्योंकि आपने ये बोला है कि ये क्या चीज़ है, ये HTML का टैग है। रिएक्ट है, लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या है, HTML का टैग है। जब आप एक दफ़ा ये HTML के टैग्स लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो रिएक्ट समझ जाती है कि अभी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML। तो वो सारा वही आपको फीचर्स देता है जो HTML में है। लेकिन क्या मसला क्या हो कि अगर आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चाहिए हो, मतलब कि आपको इस जगह पे चाहिए, यानी कि आप लिख रहे हैं var num it is equals to 2। अब रिएक्ट को नहीं पता कि आपने ये HTML लिखी है या जावास्क्रिप्ट लिखी है, तो वो इसको क्या कंसिडर कर रहा है, HTML। क्यों, कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि अगर आप इसको बंद करेंगे और आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसने क्या लिख दिया है, मतलब उसको लगा कि आपने क्या लिखा है, ये स्ट्रिंग लिखा है, मतलब HTML में कोई एक सिंपल आपने टेक्स्ट लिख दिया, उसने उसको जावास्क्रिप्ट समझा ही नहीं। तो अब उसको हम कैसे बताएं कि भाई ये HTML हमने लिखना इधर छोड़ दिया, ये मुझे थोड़ा सा हिस्सा क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। उसका तरीक़ेकार होता है कि आप इसको पूरे को किसमें रैप कर लें, किसमें रैप कर लें, आप कर्ली ब्रेसेस में इसको रैप कर लें। तो ये क्या, इसको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, ये थोड़ा एक हायर टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये मैंने बात क्यों बताई, क्योंकि अगर आप इनलाइन CSS आप सबको याद हो, जब आप इधर स्टाइल लिखेंगे ना, तो स्टाइल के साथ ये ऑटोमेटिकली वो क्या बना देता है, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि वो बेसिकली क्या कंसिडर कर रहा है कि अभी आप क्या लिखने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आप सबने पढ़े, तो स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है रिएक्ट के अंदर, वो एक रिसीव करता है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। अब इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आपको पहले प्रॉपर्टी देनी है कलर फॉर एग्जांपल, और आप यहाँ पे उसको क्या देंगे, उसकी वैल्यू। लेकिन आप साइंटेक्स चेक करें, साइंटेक्स किसका है, ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये CSS नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो की है वो क्या होगी, CSS की प्रॉपर्टी, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, एक CSS वैल्यू। आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इनलाइन CSS चल गई है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम नॉर्मली इसको रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इनलाइन CSS को इस्तेमाल करें, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनानी चाहिए, डायनेमिक। तो डायनेमिक यानी कि जो चीज़ चेंज होना आसान हो, वो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो इनलाइन CSS ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं कि इनलाइन CSS हो सकती है, और उसका ये तरीक़ेकार है। और ऑब्जेक्ट के रूल्स यहाँ सारे अप्लाई होंगे। इसका मतलब है अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, और आप यहाँ पे दोबारा से एक और उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, और दोबारा से उसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू। इस तरीके से आप काम करेंगे। सर अगर ये स्ट्रिंग में नहीं दें की भी तो भी चल जाएगा, क्या चीज़, ये अगर जो हम की दे रहे हैं स्ट्रिंग में नहीं, हाँ वो ना दें आप, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही रिसीव कर लेता है, चल जाएगा। ये बेसिकली मैं यूनिवर्सल अप्रोच लगाता हूँ। अगर आप पढ़ें तो ये जेसन मेथडोलॉजी है। जेसन में जो की होती है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें लगी हुई होती हैं। क्या
असल में कल थोड़ा हम पीछे लैग हो गए थे ना, तो मैं थोड़ा सा कवर करते हुए आया हूँ। एक फाइनल चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फाइनली छोड़ देंगे। पढ़ने में मसला नहीं सर, घर जाना तैयारी जाना। अच्छा चले फिर एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, सही है। जितनी हम इस क्लास को अभी रिकॉर्ड को बंद करते हैं।